वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। सो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8, अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। की क्या क्या भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट्स क्या होती है, पावर्स क्या होती है, ड्यूटीज़ क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है ऑडिटर की। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जो हमारी इंपॉर्टेंस है ऑडिटिंग की, वो बढ़ती जा रही है, एक्सटेंड होती जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में। लीगली वो मैंडेटरी नहीं है अकाउंट्स को ऑडिट कराना, बट नेसेसरी हो चुका है अकाउंट्स को ऑडिट कराना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ जॉब होती है ऑडिट्स की, यही होती है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करें। जो ऑडिट है वो ऑप्शनल है सेल प्रॉपर्टाइजेशन में एंड पार्टनरशिप में, बट कंपनीज के केसेस में वो कंपलसरी है, क्योंकि जो सेल ट्रेड होते हैं वो कंसाइन कर लेते हैं, पार्टनरशिप भी कर लेते हैं, बट कंपनीज उनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि वो इंश्योर हो जाए जो उनके अकाउंट्स हैं वो मेंटेन करेक्टली करे जा रहे हैं, नहीं करे जा रहे, कोई एरर और फ्रॉड तो नहीं है। तो हम यही पढ़ेंगे कि अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं एक ऑडिटर की थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, सबसे पहले जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो गवर्नमेंट से स्पेसिफिक रेगुलेशंस पे नहीं चलती है, वो मैंडेटरी नहीं है उसमें अकाउंट्स को ऑडिट कराना, कोई लीगल लिमिटेशन नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट आप ऑडिटर की करते हो, उसकी रेम्यूनरेशन और राइट्स जो ड्यूटीज़ हैं वो रिलेटेड डिपेंड करती है पर्सनल विशेस पे ऑफ सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि वही है एक ऑनर है अकाउंट्स का, ताकि वो डिसाइड करेगा कि ऑडिट कराना है या नहीं कराना है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जो सोल प्रोप्राइटर मतलब सोल ट्रेड है वही डिसाइड करता है कि उसको अपने अकाउंट ऑडिट कराने हैं या नहीं कराने हैं। ऑडिट को अपॉइंटमेंट करना है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा वो प्रोप्राइटर और ऑडिटर के बीच में होगा। अगर एग्रीमेंट वर्बल और रिटर्न होता है तो आप उसका जो इंटरेस्ट है वो बोथ द पार्टी से एक रिटर्न एग्रीमेंट में होगा, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो फ्यूचर्स में। अगर आप ऑडिटर को अपॉइंटेड करते हो एक रिटर्न एग्रीमेंट से, देन जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे प्रोप्राइटर के, तो वो क्लैरिफाई होगा उसका स्कोप ऑफ द वर्क। ठीक है। जो भी है क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है। जो एग्रीमेंट है अपॉइंटमेंट का वो होना चाहिए, एक रिसीविंग रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि जो स्कोप ऑफ द वर्क है वो क्लैरिफाई हो सके। रेम्यूनरेशन क्या है, कुछ कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है प्रोप्राइटर में, पर अगर आप ब्लाइंडली उसको कर रहे हो, लिमिटेशन और रेम्यूनरेशन, जो रेम्यूनरेशन है ऑडिटर ही डिसाइड करेगा, वो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंडर ही आएगा। राइट्स क्या है, कोई लीगल रेगुलेशन नहीं है राइट्स ऑफ द ऑडिटर की, बट इन द केस ऑफ प्रोप्राइटर तो ऑडिटर सिर्फ ये राइट एंजॉय कर सकता है। जो ऑडिटर है वो सारे बुक्स को और अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकता है, क्योंकि वो मेंटेन सोल प्रोप्राइटर कर रहा है। वो किसी भी क्लाइंट से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है जो उसके काम से रिलेटेड होगा, कोई अगर उसको सस्पेक्शन लग रहा है। उसके बाद पूरा राइट है सारी रेम्यूनरेशन को रिसीव करने का, और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो उसमें डिसाइड हुआ है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वो कोई भी एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है और मेंशन भी कर सकता है अपनी रिपोर्ट में कि यहाँ पे एरर और फ्रॉड है। ड्यूटीज़ क्या होंगी सोल राइट ऑडिटर की ड्यूरिंग द लॉ और अंडर द लॉ और विदाउट द लॉ। बिफोर कमेंसिंग द एग्जामिनेशन, जो ऑडिटर है वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर ले क्या उसके राइट है और क्या उसका स्कोप ऑफ वर्क है। जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट की, जो सोल प्रोप्राइटर है वो ड्यू टू डिगलेंस इंटेलिजेंस इंटेग्रिटी नहीं करेगा। कंप्लीशन होगी सारे एग्जामिनेशन के ऑडिट की, और एक रिमोट सबमिट कराई जाएगी बिजनेस साइंड बाय हिम। ठीक है। और जो भी ऑडिटर उसे पूछेगा, एडवाइस करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा टेक्निक्स की बुक कीपिंग, तो सोल प्रोप्राइटर को खुद से ही करनी है, सारे सजेशंस लेने हैं और ऑडिटर ही उसे प्रोवाइड करेगा। और कोई भी सर्विस होगी ओवर द नॉर्मल, जो भी ऑडिटर होगा वो खुद ही करेगा। रिमूवल क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ लीगल इंटेक्शन, जो भी सोल प्रोप्राइटर है वो खुद से ही उसको कंप्लीटली डिपेंडेंट करता है कि वो कब उसे रिमूव करना चाहता है और कभी उसे वो लाना चाहता है। ये सारा काम प्रोप्राइटर के ऊपर होगा, ओनर के ऊपर होगा। नाउ पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें कंफर्म आती है। जो पार्टनरशिप है वो एग्रीड है गवर्नमेंट है इंडियन पार्टनरशिप 1932 के अंडर, जो वो कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप के लिए, बट फॉर द बेनिफिट्स और वो ऑडिटिंग करा सकते ताकि उनके अकाउंट्स रहे और हर एक पार्टनर का एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, तो वो करा सकते हैं। अगर वो ऑडिट को कराना चाहते हैं तो वो बिना अपॉइंटमेंट के क्लैरिफाई नहीं कर सकते, और कंपनीज में जो भी उसकी ड्यूटीज़ राइट हैं वो सारे उसको मिलेंगे। और ऑडिटर खुद इंडिविजुअल फॉर्म से लेफ्ट नहीं कर सकता, हर एक मैटर में डिसाइड करता है कि एग्रीमेंट होगा फर्म का और ऑडिटर का, और जो भी वो माइंड में रख के चलता है, जो भी अकाउंट्स को पार्टनरशिप के ऑडिट करने हैं वो जॉइंट स्टैंडिंग के केस में भी होंगे। वो एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है, ट्रूथफुलनेस बता सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस शीट की। अपॉइंटमेंट देखिए, कोई भी लॉ नहीं है ऑडिट के लिए, पार्टनरशिप के लिए, तो पार्टनरशिप प्रोवाइड करते हैं ऑडिट तो वो अपॉइंट कर सकते हैं। और कंडीशन है अपॉइंटमेंट की, जो भी स्कोप है वो डिपेंड करेगी एग्रीमेंट पे ऑडिटर के और फर्म के। रेम्यूनरेशन भी ऑडिटर ही डिसाइड करेगा बाय द पार्टनर्स, और प्रोविजन मेड करेगा पार्टनरशिप डीड में। कोई भी प्रोविजन मेड करते हैं या रिगार्डिंग पेमेंट रेम्यूनरेशन का, जो भी होगा वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में होगा फर्म और ऑडिटर के। राइट्स क्या है देखिए, जो भी ऑर्डर है उसको काम को स्मूथली करना है, और ऑडिटर का राइट है कि वो सारी स्टडी करे पार्टनरशिप डीड की। उसके पास राइट
राइट है कि वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। कोई भी सस्पिक्शन है, कोई भी ऑडिटर है, उसके पास राइट है कोई पूरी इन्फॉर्मेशन को डिमांडेड रखने का और एक्सप्लेनेशन ले सकने का पार्टनर से। कोई भी एरर और फ्रॉड हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ फर्म में तो वो डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें लाइट में ला सकता है दूसरे पार्टनर के आंखों के सामने। ऑडिटर का भी ये है कि वो सारे रेम्यूनरेशन रिसीव करेगा जो भी ऑडिट वर्क है वो परफॉर्म कर रहा है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर बातें हुई है। ड्यूटीज़ क्या है ऑडिटर की पार्टनरशिप में? ऑडिटर अपना काम सारा करेगा, वो ये ध्यान रखेगा उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट वो खुद से करेगा और एग्जामिनेशन करेगा सारे बुक्स की, और जो भी डिस्क्लोज करना है आउटसाइडर्स को नहीं करेगा। जो भी वो पार्टनरशिप डीड को वो इंश्योर करेगा, सारे प्रोविजंस मेड करेगा अकाउंट्स के और उसे कंपाइल करेगा। जो भी अगर ऑडिट वर्क काम होने के बाद वो एक रिमोट सबमिट करेगा फर्म को, ताकि जो भी उसने ऑडिटिंग करी है सारे बुक्स ऑफ अकाउंट की उनके पास रिमोट हो। जब ऑडिटिंग पूरी हो जाएगी तो नेसेसरी सजेशन वो क्लाइंट्स को देगा, एडवाइस कर सकता है पार्टनर्स को, सजेस्ट कर सकता है उन्हें क्या रिमूव करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, रिमूव कब करेंगे? जब उनका टर्म्स और कंडीशन एग्रीमेंट की खत्म हो जाएगी। नाउ कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लॉ उसे क्रिएट करता है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। जो भी ऑनरशिप है मैनेजमेंट है वो ईच अदर की है। इन्फॉर्मेशन सारी मैनेजमेंट के पास होती है, शेयर होल्डर के पास होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं जो। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कर सके शेयर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी ऑडिटिंग करा सकते हैं। और कंपनीज अकॉर्डिंग वो मैंडेटरी है कि हमें ऑडिटिंग करानी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ऑडिटिंग करानी, जिसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कहते हैं। और जब हम ऑडिट कंडक्ट करते हैं उसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 to 47 जो कंपनीज है एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखती है ऑडिटर की, और सारे प्रोविजन भी मेड करते हैं, क्वालिफिकेशन, डिसएलोकेशन, रेम्यूनरेशन, राइट्स, ड्यूटी, लायबिलिटीज जो भी होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949 ने ये कंटेन किया, सारे प्रोविजन रिगार्ड करे जाएंगे। जो अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी है, जो भी अंडर वेरियस होते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या होते हैं बहुत पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के लिए होते हैं, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय द शेयर होल्डर एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले देखिए बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी हमारे ऑडिट है वो कैसे करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट ऑडिट, जो फर्स्ट ऑडिटर होगा कंपनी का वो अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करेंगे 1 मंथ के लिए इन द कॉर्पोरेशन। और जो ऑडिट होल्ड्स करेगा वो सारी ऑफिस का करेगा जब तक उसका फर्स्ट जनरल मीटिंग से कंप्लीट नहीं हो जाता। कैजुअल वैकेंसी, जो भी ऑडिटर आएगा वेकेंट होगा ड्यू टू एनी अदर रीजन ऑफ द रिजिग्नेशन, मान लो डेथ होगी, डिस्क्वालिफिकेशन होगा, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, उसकी पोजीशन फिल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे और ऑडिटर को अपॉइंट कर जाएगा ताकि वो सारे मैनर को होल्ड कर सके ऑफिसर के टिल द जब तक वो जनरल मीटिंग खत्म नहीं होती। और जो भी वैकेंसी का रिजल्ट है जब तक वो रेजिग्नेशन नहीं देता तो उसको सेम फील्ड में काम करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट एनुअल मीटिंग तक वो इस कंपनी में काम करे। बाय द शेयर होल्डर्स क्या आएगा? जो हमारा फर्स्ट ऑडिटर होगा वो इन द केस ऑफ फेलियर जो बोर्ड है वो ऑडिटर ही करेगा, सारे इन्फॉर्म करेगा सारे कंपनी के मेंबर्स को, और 90 डेज तक वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेगा एज ए ऑडिटर। और जो भी ऑडिटर है वो सारे कंक्लूजन निकालेगा एनुअल जनरल मीटिंग के। अपॉइंटमेंट इन एनुअल जनरल मीटिंग अकॉर्डिंग टू 1 सेक्शन 39 कंपनीज एक्ट 2013 जो भी प्रोवाइड होती है, एवरी कंपनी का एक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होता है जिसको इंडिविजुअल फर्म ऑडिटर ही होल्ड करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। 6 एनुअल जनरल जो भी प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन होता है ऑडिटर का, मेंबर्स ऑफ द कंपनी ही करते हैं उस मीटिंग के दौरान। जो भी ऑडिटर का टेन्योर होता है 5 साल तक का या फिर रेक्टिफिकेशन का, वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। और जो भी एक अपॉइंटमेंट होती है वो रिटर्न कंसर्न पे बेसिस होती है, जो भी टोंग करते हैं, सर्टिफिकेट होता है, क्राइटेरिया होता है ऑडिटर को अपॉइंट करने का और सारे उसको इन्फॉर्मेशन देने का। अगर हम रीअपॉइंट कर रहे हैं हमारे ऑडिटर को बाय द कंपनी तो कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑडिटर को कि उसकी अपॉइंटमेंट चेंज कर रहा है, उसको नोटिस दिया जाएगा रजिस्ट्रार तक, और 15 डेज ऑफ द मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया जाएगा। इन्होंने क्या कहा है, जो भी हमारा सबसे पहले हमें रीअपॉइंट करना पड़ता है और फिर उसको लिस्ट में कंपनी में लिस्ट देनी पड़ती है और सारा प्रेस्क्राइब करना पड़ता है। एक इंडिविजुअल एज ऑडिटर मोर देन 1 टर्म ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, वो 5 साल तक रहेगा। और कोई भी ऑडिट फर्म ऑडिटर नहीं करा सकती जब तक 2 टर्म्स कंसेक्यूटिव की पूरी ना हो जाए। ठीक है। बाय द सेंट्रल ऑफ द गवर्नमेंट, सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट ऑडिटर। जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसे अपॉइंटमेंट करना होगा CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ द जनरल इंडिया, जो हमारे रजिस्ट्रेशन के डेट ऑफ द कंपनी तक रहेगा और कंट्रोलर भी रहेगा, अपॉइंट करेगा हमारे ऑडिटर को। और जो हमारे बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर है कंपनी के वो अपॉइंट कर सकते हैं 3rd 90 डेज तक। जो भी फेलियर होगा हमारे अपॉइंटमेंट का नेक्स्ट 30 डेज का मेंबर्स का, वो से अपॉइंट कर सकते हैं और एक्सटर्नल जनरल मीटिंग भी रख सकते हैं ताकि कंक्लूजन निकाल सकें हम फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का। सब्सिक्वेंट अपॉइंट किया, जो भी हमारा अब मेंशन है, कंट्रोलर है या फिर
ऑडिटर है वो अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर को, ताकि वो क्वालिफाइड हो। और फाइनेंशियल 180 डेज में कन्वेंशनल फाइनल होते हैं, उसको हम होल्ड कर सकते हैं, उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट कैसे करेंगे और ऑफ द रिटायरिंग कैसे करेंगे? जब वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा रीअपॉइंटमेंट के लिए, जब वो कंपनीज में नोटिस नहीं देगा, अनविलिंगनेस दिखाएगा, स्पेशल रियलाइजेशन को हम पास नहीं कर सकते मीटिंग के अपॉइंटमेंट के लिए, बट वो रीअपॉइंटेड कर सकता है। जब हमारी जनरल मीटिंग होती है तो किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करा जाता, ना ही रीअपॉइंट। जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसे ही कंटिन्यू करनी पड़ती है हमारी ऑडिटिंग। जब कंपनी को रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो अपॉइंट कर सकती है, फीलिंग कर सकती है कैजुअल वैकेंसी की ऑडिटर के बिहाफ पे, बट अकाउंट उसके रिकमेंडेशन पे ऑडिट कमेटी ही करेगी। ठीक है। नाउ प्रोविजंस क्या हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ द ईयर। देखिए, जो ऑडिटर है उसको इंश्योर करना चाहिए जब उसकी अपॉइंटमेंट हो वो रेगुलेशंस के बेसिस पे हो, और जो भी प्रोविजन लॉ के रिलेटेड हम करा रहे हैं उसको रिमूव कर दिया जाए, और जो हमारा प्रीवियस ऑडिटर है वो कंपाइल करेगा उसके साथ ही। ऑडिटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसकी पोजीशन विदाउट कि हमारे पास प्रोविजंस नहीं बना रहे हैं, और जो उसकी अपॉइंटमेंट है वो फुल्ली कंपाइल्ड होगी और उसको गिल्टी फील नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसकी सारी पोजीशन, और ऑक्यूपाइड करना पड़ेगा अनदर चार्टर्ड अकाउंट को भी। कोई भी रिटर्न विदाउट गिविंग एनी रिटर्न नोटिस फॉर द सेम, और उसको गिल्टी फील ही शैल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोविजनल मिसकंडक्ट। ठीक है। जो ऑडिटर है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो उसको फीलिंग कंपटीशन फील हो रहा है, नोइंगली एक्सेप्टिंग लोअर फीस मिल रही है वो, कि ऑडिटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा पोस्ट भी, और उसकी प्रीवियसली जो भी उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए वो गिल्टी फील नहीं करेगा। ऑडिटर ये भी एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की ऑर्डर पोस्ट करे या फिर कोई नेवर रिक्वेस्ट करे। जो भी एफर्ट्स और डायरेक्शन में देगा वो करेगा, और उसको कोई भी मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी फील नहीं करना, नहीं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। जो मेंबर है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के वो उसी अबव बेसिस पे दे रहे हैं और अपॉइंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। ठीक है। उसको कॉपी बनानी पड़ेगी हर एक रेगुलेशन की जो रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट होगी। ओनली एन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, एक इंडिविजुअल और पार्टनरशिप ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब एक कंपनी कभी भी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकती। ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 कंपनी जो पर्सन जो अपॉइंट करा जाएगा ऑडिटर के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए सीए से विद द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 से। वही ऑथराइज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से टू बी अपॉइंटेड एज ए सिमिलर क्वालिफिकेशन ऑफ द इंडिया। ठीक है। अ फर्म जो पार्टनर है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं क्वालिफाइड होने के चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट फर्म नेम ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी उसे ही अपॉइंट कर सकती है। डिसक्वालिफिकेशंस क्या होंगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, एक बॉडी कॉर्पोरेट एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ये ऑडिटर नहीं हो सकते हैं। और कौन कौन नहीं हो सकता? जो पर्सन रिलेटिव पार्टनर है या इनडेप्थ है कंपनी में, और गारंटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, और थर्ड पर्सन कंपनी का कभी नहीं हो सकता। अ पर्सन और अ फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बिजनेस के रिलेशनशिप में है कंपनी के साथ है या सब्सिडी और होल्डिंग है एसोसिएटेड है वो पर्सन भी नहीं हो सकता। जो रिलेटिव डायरेक्टर बन चुका है या फिर एम्प्लॉयमेंट है मैं वो भी नहीं बन सकता। जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट है वो भी नहीं बन सकता। जो पार्टनर है फर्म पे वो अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर को। अ पर्सन जो कोर्ट में नहीं है, ऑफेंस है, फ्रॉड करता है और कोई लैप्स नहीं है वो पर्सन भी नहीं है। और कोई जो सब्सिडियरी एसोसिएटेड पर्सन या एंटिटी एंगेज कंसल्टिंग वो पर्सन भी नहीं बन सकता। वेयर एनी पर्सन फर्म अपॉइंटेड एंड ऑडिटर जो ऑफ डिस्क्वालीफाइड होगा, जो वैकेंट होगा इमीडिएटली उसे ही अपॉइंट कर सकते हैं। कैजुअल वैकेंसी के लिए हम ऑर्डर फाइल कर सकते हैं अंडर अकॉर्डिंग 1 सेकंड, बट फॉर द पर्सन की जो सिक्योरिटी मीन्स मतलब इंस्ट्रूमेंट जो वोटिंग राइट्स है वही उसे मिलेंगे। ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर क्या आएगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142 जो कंपनीज एक्ट है, जो फर्स्ट ऑडिटर है वो अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करते हैं, वही फिक्स करते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर वो भी कंपनी ही फिक्स करेगी जो जनरल मीटिंग के अंडर होगी, और जनरल मीटिंग जो डिसाइड करेगी वही होगा। इन द केस ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट जो हमारा कंट्रोलर है और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो रेम्यूनरेशन ही फिक्स करेगी, और मैनर में जो जनरल मीटिंग होगा वही करेगी। ठीक है। और रेम्यूनरेशन क्या है? जो एडिशनल फी पेबल होगी ऑडिटर की, ये सारे एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे ऑडिटर के कनेक्शन में, ऑडिट ऑफ द कंपनी होगी, फैसिलिटेड होंगी उसकी सारी, ये सब कंपनी ही करेगी उसके रिक्वेस्ट के अंडर। ठीक है। जो भी रेम्यूनरेशन की वो कंपनी ही करेगी, फर्म ही करेगी। रिमूवल कैसे होगा? जो ऑडिटर है तब रिमूव कर जाएगा जब उसकी टर्म एक्सपायरी हो जाएगी, जब स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होगा, और ऑडिटर तभी रिमूव होगा जब उसकी अपॉर्चुनिटी होगी, और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। ऑडिटर रिकग्निशन भी दे सकता है बाय प्रेस्क्राइब जब रजिस्ट्रार को देगा, और 30 डेज के अंदर उसको दे देना है। कोई ट्रिब्यूनल हो और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट के और ऑडिटर सेटिस्फाइड ना हो कंपनी के एक्शन से,
कोई फ्रेडुलेंट मैनर हो रहा हो कंपनी के थ्रू, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफिसर्स के थ्रू, तो वो तब रेगनाइज कर सकता है। और ऑडिटर कैसे रिमूव हो सकता है कि वो एलिजिबल ना हो अपॉइंटमेंट के लिए और 5 पीरियड तक उसे कुछ मिल ना रहा हो और ऑडिटर इन अ फर्म उसकी लाइबिलिटी हो कंक्लूजन, तो वो एज अ पार्टनर भी रिमूव कर सकता है अपने आप को। ठीक है। नाउ स्टेटस एंड लीगल ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपनीज ऑडिटर। सबसे पहले एजेंट ऑफ द एक्सेप्ट इन सिचुएशन, जब ऑडिटर अपॉइंट करा जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपॉइंट हो जाएगा शेयर होल्डर में एनुअल जनरल मीटिंग। जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है उसका एम है अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, अपने शेयर होल्डर को, इंस्पेक्ट करना अकाउंट्स की। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो ऑडिटर है वो ऑडिट वर्क ही करेगा शेयर होल्डर्स के प्रति और कैपेसिटी रखेगा एग्जामिन करने के बुक्स ऑफ अकाउंट को, सारे डॉक्यूमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, सारा मैनेजमेंट वही करेगा। और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कंपल्सरी है उसको रिमोट भी सबमिट कराने अपने शेयर होल्डर को। और ऑडिटर का काम है शेयर होल्डर को सजेस्ट करे, इन्फॉर्म करे अपने डायरेक्टर्स को कि क्या क्या रिपोर्ट में है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है। ना ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो ऑफिसर ऑफ द कंपनी है जस्ट लाइक अ मैनेजर, उसका काम है, ऑडिटर ऑफिसर नहीं है बट वो डीम टू बी ऑफिसर हो सकता है सेक्शन इनके अंडर, और ऑडिटर एक ऑफिसर की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है। जो हमारे केस में मेंशन करा है, जो ऑडिटर है वो ऑफिसर बाय द कंपनी होता है और क्लियर होता है जो ऑडिटर होता है वो ऑफिसर भी हो सकता है कंपनी का। अपार्ट फ्रॉम देम, जब कंपनी की वाइंड अप होती है तो ऑडिटर को एक ऑफिसर की तरह ही ट्रीट करा जाता है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऑडिटर एक्चुअली में ऑफिसर है या फिर डिपेंड करता है कि अब सर्कमस्टेंसेस क्या क्या है। अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी, ये बात सच है कि जो ऑडिटर है उसको रेम्यूनेशन मिलती है कंपनी से क्योंकि वो अपॉइंट करा जाता है कंपनी से, पर ऑडिटर सर्वेंट है कंपनी का कि बट एज ए डायरेक्टर है क्योंकि वो इम्प्लाई करता है उसके पास पूरे राइट है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करने का। और साथ ही साथ जो पोजीशन होती है ऑडिटर की वो यही होती है कि वो एग्जामिन करे सारे पॉइंट ऑफ व्यू, और वो एजेंट भी होता है शेयर होल्डर का और नहीं भी, बट इट इज़ अ वेल ही इज़ एज वेल नॉन एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखता है। आई थिंक बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं आगे कराऊंगी तो। बाकी हम कल करते हैं। वीडियो को एंड तक सुन लेना। कोई भी डाउट हो इससे, इस चैप्टर से रिलेटेड या जहाँ तक मैंने कराया है चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट पार्ट है हमारी चैप्टर 8 का, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जनवरी के फर्स्ट वीक तक मे बी 10th जनवरी तक आपका ये ऑडिटिंग सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन सा स्टार्ट करते हैं। और सी यू सून गाइज। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 सब्जेक्ट ऑडिटिंग।